हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। रोज की तरह आज भी हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और दैट्स नेम एवरेज। एवरेज में अब तक हमने सीखा दो टॉपिक सीखे। एक तो सिंपल मेथड जो हमने रिवाइव किया, जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के आए थे वो, और यदि समान संख्या प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, उनका औसत निकालना हो वो, बीच की संख्याओं का डिफरेंस निकालना हो वो, और समान संख्याएं होने पर, अंतराल समान होने पर उनका हमें क्या ज्ञात करना हो, यदि औसत ज्ञात करना हो तो वो हमने ज्ञात करना सीखा है। यानी प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करना सीख लिया हमने, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना सीख लिया, और समान अंतराल पर दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करना हमने सीख लिया। और आज हम सीखेंगे क्या, संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। ठीक है। प्राकृत संख्याएं आप जानते ही हो, एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक रहती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव रहती हैं। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको हेडिंग के तौर पर मैं पहले ही लिख चुका हूँ, औसत, और औसत तो औसत ही है। ठीक है। औसत, औसत। ठीक है। कौन सी चीज का औसत ज्ञात कर रहे हैं हम? संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना हम सीख रहे हैं। औसत ज्ञात करने से पहले सबसे चीज जो हमें जानने आवश्यक है वो क्या है कि हमें योग आना चाहिए। और जब हम योग आता है ना हमें, चाहे वो अपने शारीरिक योग हो या मैथमेटिकल योग हो, यानी सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, तो हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो योग आना चाहिए हमें। सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे फाइंड करते हैं। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे उनका एवरेज फाइंड करना। ठीक है। तो ज़्यादा देना नहीं है, ज़्यादा लेना है हमें। ठीक है। तो हम यहाँ पर टॉपिक देते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपको रटना है। यदि आप चाहोगे तो मैं इसको ड्राइव करके दिखा दूंगा कि कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है। लेकिन इसको ड्राइव करना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि केवल और केवल यदि और वैल्यूएबल रहेगा तो हमारा टाइम को कंज्यूम करेगा। ठीक है। मैं आपको बता दूं, a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ऐसे करके ये चलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूले से असमीकाओं के माध्यम से हम इनको क्या कर सकते हैं, ड्राइव करते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रख लेना। लेकिन हम इसे याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम इसे ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हम केवल समझ रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। यदि कभी भी हमसे कहा गया है, सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे हम समझ सके। हमें 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग फाइंड करना है। सिंपली 1 प्लस 4 कितना हुआ? 5 हुआ। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। रखो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले रखेंगे। अब आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि सर n जो है वो क्या है। n जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, यानी पदों की संख्या है।
और क्योंकि ये क्रम से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, क्रम से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेकर शुरू हो रहे हैं, 2 तक शुरू हो रहे हैं, तो हमारे पास पद कितने हुए, 2। तो यहाँ पर n का मान हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। n का मान हम कितना रखेंगे, 2, ठीक है। 2 + 1, ठीक है, 2 × 2 + 1, ठीक है। आगे हम इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलो, 2 एक 3, 3 दूनी 6 इंटू ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 1 5। कितने से डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, और 6 से 6 हमारा कट गया, हमारे पास आंसर कितना रहा, 5 बचा। मैं ये आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हम करेंगे वो हमें याद नहीं रहेगी, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन छोटी कैलकुलेशन है वो हमें याद रहेगी। 1 और 2 का योग हमें पता है कितना होता है, हम फॉर्मूले के वो परीक्षण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि अच्छा हमें इसका योग ज्ञात कर लिया, हमें इसका वर्ग ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है कि नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, कर दो 2 का डिवाइड, कितना हुआ भाई साहब, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें सबसे पहले जो सीखना है वो योग ज्ञात करना सीखना है, वर्गों का योग ज्ञात करना सीखना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना सीखना है, वर्गों का योग ज्ञात करना सीखना है। सिक्स से 6 को हम लेस करेंगे, हमारे पास ये आएगा 5। यानी कि 1 से लेकर 2 तक संख्याओं के वर्गों का योग यदि हम ज्ञात करें तो वो हमारे पास 5 होता है। यदि हम एक एग्जाम्पल और लें और हम 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं के क्या निकालें, वर्गों का योग निकालें। 1 से लेकर कहां तक निकाल रहे हैं हम, 5 तक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम फाइंड कर रहे हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज दैट कुछ नहीं करना है। अब सोचने वाली बात है कि सर हम यहाँ n का मान कितना लेंगे n का मान कितना लेंगे, कोई ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है, तो हमारे पास n का मान कितना रहेगा, स्वाभाविक है 5 ही रहेगा या नहीं रहेगा, दैट्स राइट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में हमें फॉर्मूला मेंटली याद होना चाहिए और मानसिक तौर पर याद होना चाहिए, ना कि लिखित तौर पर। यानी जब भी हम तब तक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा। यानी दिमाग में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जब हम लिखें तो हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू करके पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और उनको जो है प्रक्रिया, जोड़ हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसे हम लिखित में कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन हम मेंटली करेंगे ना, हमारा मैथ्स है ना उतना स्ट्रांग होगा। और हम क्या करते हैं, मेंटली कैलकुलेशन करने की बजाय लिखित में कैलकुलेशन करते हैं और हम वीक होते चले जाते हैं। मेंटली कैलकुलेशन करने से हमें एक फायदा ये मिलती है कि यदि हम मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा माइंड जो शार्प होगा, टाइम की बचत होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सपोज जो करो कि आपके पास पेन नहीं है, ना ही कागज है, और आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हो और जहाँ पर ना तो लिखने के लिए कोई कंकड़ है ना गिट्टी है, और आपसे कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति आके पूछता है कि भाई साहब मेरी 2 संख्याओं को ऐड कर दीजिए, तो क्या आप पेन और कलम ढूंढने इससे ये कहोगे कि मेरे पास ना तो पेन है ना कलम है, मैं आपको कैसे ऐड करके दिखाऊं? तो ये चीज़ गलत है। इसलिए छोटी छोटी संख्याओं को आप सबसे पहले मेंटली कैलकुलेट करो। जब छोटी छोटी संख्याओं को आप मेंटली कैलकुलेट करने लग जाओगे तो आप बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ोगे। लेकिन डायरेक्टली यदि आप बड़ी संख्याओं की तरफ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, यहां पर हम n का मान कितना लेके चलेंगे, n का मान है हमारे पास 5, तो 5 + 1 और 5 × 2 + 1 बटे 6। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इतना किया कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले में यह वैल्यू रख दी। अब देखो वैल्यू रखने के पश्चात सीधा सीधा देखो, मैं मेंटली कैलकुलेट करने का प्रोसेस बताऊं,
हमें पता है 5 और 1 कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 6 हो रहे हैं। 5 और 1 कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये हो रहे 5 दूनी 10 और 11, 11 और 5 कितने होंगे, 55 होंगे। तो ये 55 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम क्या कर सकें, समाधान कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम क्या सीख रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड करना सीख रहे हैं, न कि औसत। ये बात ध्यान रख लेना। और ये चीज आप जानते हो, क्या जानते हो कि कोई भी औसत हमें फाइंड करना हो, उसमें जो बेस फॉर्मूला है ना, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, वो हमेशा यूज होता है। योग फाइंड करने के मेथड हमारे पास, फॉर्मूले हमारे पास डिफरेंट हैं, बट औसत फाइंड करने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। या उसे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में लिखें तो उसकी जो मिडिल टर्म होती है वो उसका औसत होती है। लेकिन हमारे पास 1000 संख्याएं हैं, क्या हम उन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे? यदि हम किसी एग्जाम में लिखने लगे तो हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा, हम एक ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। हो सकता है कहीं हम ऐड करने में गलती कर दें और वो क्वेश्चन है जो गलत हो जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जिससे आपको है ना सारी चीजें क्लियर हो सकें। मैं 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का, वर्गों का, 1 से लेकर 9 तक वर्गों का क्या कर रहा हूं, योग ज्ञात कर रहा हूं। 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के वर्गों का योग। अब 1 से लेकर 9 तक आ गया तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में लाइट बत्ती जलनी चाहिए कि n का मान हमारे पास कितना है। n का हमारे पास मान है कितना, 9 है। तो सॉल्यूशन में हम देखो, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं आपके फॉर्मूले को याद कराना चाहता हूं। फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये है ना। तो हम यहां मान रखेंगे n का मान कितना है, 9, 9 + 1 यानी n+1 हो गया। अब क्या करेंगे, 2n यानी कि 2 गुणा n का मान कितना है, 9 + 1 डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास, 6। आपको याद रहे इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 बाई 6। ठीक है, इसमें हमने क्या रखा है, वैल्यू पुट करी है। वैल्यू पुट करने के पश्चात आगे जब हम देखते हैं इसको, देखो 9 × 10 × 9 दूनी 18 और 1 19 अपॉन 6। आगे हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी, देखो 6, 2 से काट दो, 3 टाइम्स आएगा, 2 से ये 5 टाइम्स गया। ठीक है, 3 से ये कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, और ये 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बची है वो 3 × 5 × 19 बची हैं, और इनका आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यानी 15 × 19, और इसको आप फाइंड कर सकते हो। इस तरह से हमें इनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। सर क्या होगा यदि हमसे ये कह दिया जाए कि 4 से लेकर 32 तक की संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तब हम n का मान कहां से ज्ञात करेंगे? इसके लिए 2 मेथड हैं हमारे पास। ज्ञात करने के लिए 2 मेथड हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करेंगे। क्रमागत दी गई हैं, सम दी गई हैं, विषम दी गई हैं, सबको निकाल के मारेंगे। हम कहते हैं ना, चुन चुन के मारेंगे, तो चुन चुन के ही मारेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुनना मतलब चुनना। ठीक है, चुन चुन के मारेंगे। ठीक, चलो अब मैं यहां एक हेडिंग देता हूं आपको, प्राकृत संख्याओं के
वर्गों का योग हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? औसत ज्ञात करेंगे। और औसत के लिए हम क्या सीख चुके हैं कि राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, जो कि एक बेस फॉर्म है और पूरा एवरेज है, इसी पे चलता है। सॉरी फॉर दैट। पूरा एवरेज जो है हमारा वो इसी पे चलता है। और यदि हमारे पास ये बेस फॉर्मूला नहीं होता तो हम इससे आगे नहीं जा पाते। ये चीज सोचने और समझने वाली है। ठीक है, चलो अब हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करेंगे। ठीक है, वर्गों का औसत। क्या सर इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होगा? बिल्कुल होगा। देखो इस वाले फॉर्मूले हम देख रहे हैं कि जो n है वो क्या है? पदों की संख्या है कि नहीं है? जो n है वो क्या है? पदों की संख्या है। तो क्यों ना हम इस n को ही हटा दें। इसमें यदि हम क्या कर दें, n से डिवाइड कर दें, क्योंकि राशियों का योग तो ऊपर का हो गया और राशियों की संख्या क्या है? n है। तो n से n क्या हो जाएगी? हमारी लेस हो जाएगी। और लेस होने के पश्चात जो वैल्यू बचेगी हमारे पास क्या बचेगी? एवरेज की बचेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? फॉर्मूला रहेगा हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक, ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास रहेगा। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? एवरेज के लिए है। और एवरेज भी किसका? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, ना कि प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्याओं का हम इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। और ये है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, एक एग्जाम्पल देंगे और आगे चलेंगे। एक एग्जाम्पल देंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, पहले हम फॉर्मूले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस आएंगे, मिक्सिंग में आएंगे और वहां से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। क्योंकि लोग बाग अपने को तैराक मानते हैं, लेकिन मानते रहो, हमें तो प्रूफ से मतलब है। किससे मतलब है? प्रूफ है कि बहती हुई जलधारा में यदि कोई तैर के निकल जाए तो वो एक अच्छा तैराक है, अन्यथा अपने आप को अच्छा तैराक तो सभी मानते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? बताओ। तो वही चीज हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं आप लोगों को। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 y डिवाइडेड बाई 6। सबसे पहले इनका हम क्या करते हैं? योग ज्ञात करते हैं। और योग में जितने पद हैं उसका हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और वही हमारा क्या होता है? औसत होता है। पकड़े? अब आगे चलें। चलो, यहां पर जैसे मैंने अभी अभी 1 और 2 के वर्गों का योग ज्ञात किया था। अब मैं 1 से 2 तक, ठीक है, 1 से 2 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर रहा हूं। क्या ज्ञात हो पाएगा? क्या आंसर वही आएगा 5.2 या अलग आएगा? ये चीज हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये चीज हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। क्या हमारा एवरेज वही आएगा जो पहले था? चलो चलते हैं और परखते हैं, अपनी गलतियां को भांपते हैं और उन्हें सुधारते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल, हमने 1 और 2 के वर्ग का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 1 और 2 के वर्ग का औसत ज्ञात करना है। डायरेक्टली ज्ञात नहीं करना है हमें, हम वैसे भी कर सकते हैं, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके ज्ञात करना है। अच्छा, n का मान कितना है हमारे पास? n का मान कितना है? 2 प्लस 1 कोष्टक 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो कितना हुआ? ये 3 हुआ और ये कितना हुआ? 5। 6 को हम 3 से क्रॉस करेंगे तो 2 टाइम क्रॉस होगा कि नहीं होगा? चलो मैं इसको यहाँ और लिख देता हूँ, 3 इंटू 5/6। ये इससे 2 टाइम गया, यानी कि हमारे पास बचा 5/2
यानी कि 2.5, दैट इज योर आंसर। समझे? सही समझे या नहीं समझे? देखो, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा सही रहेगा, एक ही रहता है। ठीक है? आंसर कैसा रहता है? समान रहता है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है। यह चीज आप जान लिया करो, और जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। परीक्षण करना जरूरी है। यदि आप परीक्षण करने में सफल होते हो तो आप हर चीज में सफल हो जाओगे। यदि आप परीक्षण नहीं कर सकते तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर होती है। ठीक है? चलो, एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपके लिए। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जिससे चीजों को समझना उदाहरणों के माध्यम से ही हमें अच्छा लगता है। उदाहरणों के माध्यम से अच्छा लगता है। ठीक है? वन मोर एग्जाम्पल्स विच इज 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों का औसत। ज्ञात कीजिए। ठीक है? ये क्वेश्चन है हमारे पास, और हमसे कहा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 9, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 9, यानी 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में प्राप्त कह सकता है और नहीं भी कह सकता, लेकिन उसने यदि ये कह दिया 1 से 9 तक, क्या कह दिया? 1 से 9 तक कह दिया, तो समझ लेना ये बात हमेशा कि वो संख्याएं क्रमागत रूप से ही होंगी और प्राप्त भी होंगी। ठीक है? थोड़ा बैकग्राउंड इशू आ रहा है क्योंकि शादी का माहौल है और डीजे बीजे तो चलते रहते हैं, तो थोड़ा मुझे भी डर है कि कॉपीराइट ना आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन देंगे। और 3 इडियट में कहा गया है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और सॉल्यूशन जब मिले तो उनका क्या है। अब लेकिन हम अपनी तरफ से कहते हैं कंफ्यूजन का पता नहीं। जब सॉल्यूशन मिलता है तो कंफ्यूजन नहीं रहती है, और कंफ्यूजन रहती है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो दोनों चीज़ों को जोड़ना और तोड़ना सीखो, क्योंकि हम कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ठीक है? और क्योंकि इसी एग्जाम्पल से बाद में क्लास आगे और कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन बैकग्राउंड साउंड की वजह से मुझे ये बीच में ही डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। चलो, 1 to 9, यहाँ n का मान हमारे पास कितना है बंधुओं? n का मान हमारे पास 9 है। 9 है कि नहीं है? बिल्कुल है, n का मान 9 है। अब हम n का मान रखेंगे हमारे गिवन फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, और जो हम करेंगे डिवाइड 6 काम बनेगा फिक्स। चलो, पुट द वैल्यू ऑन द फॉर्मूला 9 + 1। ठीक है? इधर 9 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 1 10, ठीक है, इंटू 9 दूनी 18 और 1 19, और इसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। पहले इसको काट दो, कितने बार कट गया? कितने बार कट गया? ये कट गया हमारे पास। डिफरेंट कलर से काटें, क्योंकि काटोगे तो रक्त बहना चाहिए, इसलिए हम लाल से काट देते हैं। ठीक है? 2 से 5 बार और 2 से 3 बार। ठीक है? तो 19 पंजे जो भी होगा, 9 पंजे 45 की 5 और 5 4 9। और इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं 19 × 5/2। ठीक है? तो 9 पंजे 45 की 5,
हासिल 4, 5 और 4 9, 19 पंजे 95 बटे 2। ठीक है, अब 95 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कर दो। 2 से डिवाइड करने के पश्चात हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, 2 4, ठीक है, बची 1, हो गया 15, 7.5। ये हमारा क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। ठीक है, समझे, सही समझे या नहीं समझे? अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो आपने नहीं पूछा कि सर कभी कभी बीच में से वैल्यू दे दी जाती है, बीच में से वैल्यू दे दी जाती हैं, जैसे 9 से 72 तक, 17 से 15 तक, 3 से 12 तक, 2 से 8 तक। इसमें हम पदों को क्या गिनने बैठेंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे ना। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वो ये है, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखो 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था समांतर श्रेणी का, वो क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और यहां ए एन जो था, ए एन मतलब अंतिम पद था कि नहीं था, एन क्या था, पदों की संख्या थी कि नहीं थी? अच्छा, और डी हमारे पास क्या था, सारवंतर था कि नहीं था? और ए जो हमारे पास था वो क्या था, प्रथम पद था। लेकिन ये जो फॉर्मूला था अंतिम पद ज्ञात करने का था, और हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पदों की संख्या, ये क्या है, हमारा अंतिम पद है, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास अंतिम पद है। अब हम निकाल रहे हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और पदों की संख्या हमारे पास क्या थी, पदों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पदों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और तो n बराबर हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, ए एन माइनस क्या रहेगा, a अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, ए एन क्या है, हमारे पास अंतिम पद है। ए एन की जब हम एल भी ले सकते हैं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये हमारा क्या रहेगा, अंतिम पद रहेगा। यानी इससे हम एन यानी पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलो 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 चलो, एक, क्योंकि हम 1 से लेकर 9 तक जानते हैं कितने पद होते हैं, 9 होते हैं। इसमें रखो अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, 9 है, 9 है कि नहीं है, माइनस ए कितना हुआ, माइनस से कितना हुआ, 1 हुआ। 9 में से 1 गया तो कितने बचे, 8। डी होता है डिफरेंस, अंतर, अंतर कितने का, 1 का है। 8 में कितने का डिवाइड करेंगे हम, 1 का डिवाइड करेंगे, 8 रहेगा, और 1 ऐड कर देंगे, 9 रहेगा। चलो वो तो हम जानते हैं। हम तो 5 से 11 तक ज्ञात कर रहे हैं पदों की संख्या। 5 से 11 तक पदों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, 7 आ रहा है, 7 ही आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, प्रथम पद हमारे पास क्या है, अंतिम पद क्या है, 11। तो 11 में से हम कितना लेस करेंगे, 5 करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, डी कितने, डिफरेंस कितना है, 11 से 5 तक कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस हमारे पास केवल 1 दे रखा है। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि अंतर कितने का है, 1 का है। यहाँ प्लस 1 करेंगे, और हमारे पास 11 में से 5 के तो कितने बचे, 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा,
और 6 + 1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही रहेगा। हमारे पास आंसर रहेगा, क्या आएगा, 7। क्या आएगा, 7। क्योंकि अनावश्यक कारणों की वजह से, बैकग्राउंड इश्यू की वजह से मुझे ये क्लास बीच में रोकनी पड़ रही है, क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो साउंड चल रहा है उससे कॉपीराइट का बहुत बड़ा खासा इश्यू है, और शादी का माहौल है तो हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। और पड़ोस में नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी है कि वो मेरे तक आ रही है, तो इट कैन बी पॉसिबल दैट आप तक भी जा रही होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम कल मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। एवरेज को मैं वहां तक पहुंचा दूंगा कि आप एवरेज में कभी भी डिफॉल्ट नहीं खाओगे, ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर के साथ और एक्सटेंड करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।